नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार जो एक वर्ग है वो सवाल उठाता है, उसका विरोध प्रदर्शन करता है। और बीते दिनों आपने देखा जब रमजान का आखिरी शुक्रवार था, जुमे की नमाज थी, उस वक्त भी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। और आज ईद के मौके पर भी मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और ईद का त्यौहार मनाया। उसी के साथ आज किरण रिजिजू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वक्फ को लेकर साफ कहा कि इसको संसद में लाया जाएगा और सरकार हर सवाल का जवाब इससे जुड़े हुए देगी और देश कानून संविधान से चलता है। अब इसी को लेकर आज पूरी बात करेंगे कि आखिर इस पर बवाल क्या है, क्यों इस पर इतनी सियासत हो रही है और किस चीज़ का डर मुसलमानों को सता रहा है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, पहले तो वक्फ को लेकर कितना बवाल क्यों, इसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद जो कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस लगातार बयानबाजी दे रही है कि अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के कार्यालय पहुंचे थे और उसके बाद से बात शुरू हुई कि संघ की जमीन को लेकर के भी, नागपुर ऑफिस है जो हेडक्वार्टर है, उसकी जमीन को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। दोनों पहलू हैं इसमें। पहला जो वक्फ को लेकर बहस चल रही है, उसमें आप किसी भी एक पहलू को जब सुनते हैं तो आपको लगता है हाँ, इनका कहना ठीक है, ये जो बात कह रहे हैं वो तो उस पर तो विचार करना चाहिए। किसी भी पक्ष को उठाकर सुन लीजिए। पहले सरकार के पक्ष को लेते हैं, क्यों बात सही लगती है। सरकार का पक्ष ये है कि इस मामले में हम वक्फ से एक तो पहले धर्म पर कोई आघात नहीं है, ये इसको धर्म से जोड़कर गुमराह किया जा रहा है, ये सरकार ने कहा। हमने बहुत लोगों से व्यापक बातचीत करी है, उसके बाद में हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। जेपीसी में तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है, उसके बाद इस बिल को लेकर आ रहे हैं। हर सवाल को हमने समझा है। किसी भी तरह से धर्म की संप्रभुता पर या किसी के भी जो धार्मिक मान्यता हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होता। इसको लेकर जितनी बातें कही जा रही हैं वो गुमराह करने वाली बातें हैं। वक्फ जो है उन लोगों, वक्फ में जो संशोधन आएगा वक्फ बोर्ड में, उसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जो मुस्लिम समाज के ही वंचित वर्ग से आते हैं। ये भी कहना है कि ज़मीनों को कब्जाया गया, ये भी कहना है कि ज़मीनों के बारे में लिखा पढ़ी नहीं है, ये भी कहना है कि बेनामी संपत्तियों का हिसाब किताब होना चाहिए। भाई, कोई ज़मीन है, किसी ज़मीन को अगर आप अपना बताते हैं, अधिकार दिखाते हैं, तो बताइए उसका कागज़ कहाँ है। ये कुछ एक बातें हुई जिसके बाद में वक्फ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बहस शुरू हुई। अब आइए दूसरे पहलू पर, जो अज़दुद्दीन ओवैसी कहते हैं शरीयत पर हमला है। विपक्ष, समाजवादी पार्टी ख़ास तौर पर इस पर पुरज़ोर तरीके से लगातार बयानबाजी कर रही है। उनका पहले तो ये कहना होता है कि माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ जो कुछ भी होगा, माइनॉरिटी का जिससे अहित होगा उसमें हम खड़े होंगे। अब हमने उनसे सवाल किया कि भाई अहित क्या हो रहा है, वही तो जानना चाह रहे हैं कि अहित क्या है। तो दरअसल पॉलिटिकली आपको यही सुनाई देगा जब मोटे तौर पर बात आ जाती, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ भला हो रहा है। ऐसे में दो हिस्सों में चीज़ें बढ़ जाती हैं। जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो भी इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, जो इसके खिलाफ़ हैं वो भी इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। जो खिलाफ़ हैं उनके तर्क सुनिए। उनका ये कहना है कि आप कलेक्टरों को असीमित अधिकार दे देंगे। वो होते भी हैं, वो तो मतलब एक तरीके से ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जिस भी कलेक्टर के दायरे में जो भी ऐसे क्षेत्र आएंगे उनका अधिकार उनके पास रहेगा। उससे संबंधित जो कानूनी काम होंगे, जो कागजी कार्य होंगे, उनका अधिकार उनके पास आएगा। तो बोले इनसे बहुत ज़्यादा जब उनको शक्ति मिल जाएगी तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, पहली चीज़। दूसरा, ये संपत्ति हमारे बाप दादाओं की या हमारे पुरखों की है, इस संपत्ति को हमसे छीना जा रहा है, ये बात बोली गई, जिस पे रिजिजू ने कहा था गुमराह किया जा रहा है। तो गुमराह शब्द से उनका तात्पर्य ये है कि ना कुछ छीना जा रहा है और ना ही किसी की कोई संपत्ति पर कब्जा किया जाएगा। ये बात सरकार कहना चाह रही है। लेकिन इन लोगों का बार बार तर्क ये आता है कि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे आपको प्लॉट मिल जाएंगे, वक्फ की ऐसी ज़मीनें मिल जाएंगी, जगहें मिल जाएंगी जिनके शायद कागज़ उतने ना मिलें जितनी वो दिख रही हैं। इसमें एक तर्क ये भी आया था कि आप वक्फ की कुछ ज़मीनों को देखेंगे तो उसका हिस्सा कुछ और है और जो वर्तमान उसकी स्थिति दिखाई देती है वो ज़्यादा विस्तारित दिखाई देती है। ना आसपास की ज़मीन या खाली पड़ी ज़मीन को भी उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, ये भी एक गौर करने वाली बात है। तो वक्फ बोर्ड आज का तो है नहीं, वक्फ बोर्ड बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जो इसके ख़िलाफ़ तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि एक बहुत पुरानी एक व्यवस्था चली आ रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है तो टारगेटेड रूप से इसको अब क्यों उठाया जा रहा। अटल जी के समय क्यों नहीं उठाया गया, पहले क्यों नहीं उठाया गया, किसी और को क्यों नहीं आपत्ति हुई, आपको क्यों आपत्ति हो रही है? क्योंकि आप माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ कुछ कर रहे हैं, ये मैसेज आप देना चाहते हैं बहुसंख्यक समाज में।
ये सब राजनीतिक टिप्पणियां हैं। इसको अगर कुल मिलाकर समझा जाए, अब इस पर मैं अपनी बात रखता हूं कि जैसा मैंने कहा कि दो तर्क हो जाते हैं, एक तो सही हो गया, एक गलत हो गया। जिसको आंख मूंद के सही के पीछे चलना है वो आंख मूंद के सही के पीछे चले, जिसको आंख मूंद कर गलत के पीछे चलना है वो दोनों ही आंख मूंद के चल रहे हैं। समझ कर जो चले तो समझे क्या, पहले तो आपकी दिलचस्पी क्या है वक्फ बोर्ड में, आम लोगों की क्या दिलचस्पी है। भाई जो पट्टा बांध कर गए या विरोध कर रहे हैं उन मुसलमानों की भी बात करें तो उनमें से कौन वक्फ बोर्ड का मेंबर है, या वक्फ की संपत्ति से उनका क्या नफ़ा नुकसान या उनके घर चलाने में क्या फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये उनको विचार करना चाहिए। दूसरा, जो हिंदू इसके खिलाफ या समर्थन में जैसे भी बोलते हैं, जो भी बढ़ चढ़ कर ये जो हिंदू मुस्लिम करके जब बात करते हो तो उनको भी विचार करना चाहिए, भाई वक्फ से आपका क्या लेना देना है। अब इसको अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो सरकार अपनी जगह ठीक है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सरकार इसलिए ठीक है क्योंकि सरकार ने जेपीसी का गठन किया, सरकार ने बातचीत की, सरकार, आप चिश्ती साहब हैं, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, उनका एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा सरकार जो है संवैधानिक सरकार है और सदन से, ऐसा नहीं कि बाहर किसी नेता ने आकर कुछ कह दिया, सदन से इस बात को रखा जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि किसी का अहित नहीं होगा, बार बार कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो बातचीत करने के बाद की जा रही हैं। जो सही है, मुस्लिम वंचित समाज जो है, ये भी, इसको भी देखिए कोट अनकोट है, और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए कि इसका अगर कुछ मिलता भी है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत था, सरकार उसको अधिग्रहित करती है, तो उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, मुस्लिम वंचित समाज के लिए किया जाएगा जिनको आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें कहते हुए वो कहते हैं कि हम क्यों ना माने इनको, जो सरकार कर रही है उसकी बात को मानना चाहिए। अब इसको अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक, ये जो टैग है ये बड़े समय से 2024 ये लोकसभा चुनाव आपका जो हुआ था, इस लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव से ही इसको विपक्ष लेकर चल रहा है। महाराष्ट्र में हालांकि इससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उनका ये प्रयास होता है कि जब भी आपको असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई अवसर मिले तो उसको चूकिए मत। और यही वजह है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें जहाँ तक बदलाव की बात है, ऐसा नहीं है, पहले अधिकार दिए भी गए, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ, पहले वक्फ बोर्ड को कुछ अधिकार दिए भी गए, इसको बीजेपी कोट करती है, उनको कई किस्म के अधिकार दिए गए। मैं कहूँगा दर्शकों को कि उसको डिटेल में पढ़ें, या आप लोग कोई एक्सप्लेनर उस पर रखना चाहें तो रखिएगा कि वक्फ में कब कब क्या क्या संशोधन हुए, लेकिन उसमें मिला था अधिकार, तो कोई विरोध नहीं था। इधर हो सकता है कि यहाँ से चली जाए संपत्तियों का, जब आप देखेंगे कि उनको नापा जाएगा, उनके कागज़ देखे जाएंगे, कौन सी सही संपत्ति है, कितनी दी गई थी, कितनी जो है वो कब्जाई गई है, जैसी कोई चीज़ें जो आरोप लग रहे हैं वो अगर सिद्ध होती है तो फिर मामला अलग होगा। अब इसको लेकर दो धड़ों को अलग अलग समझिए। वक्फ बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड जैसा कोई भी बोर्ड हो, उसका कुछ भी जा रहा हो, चाहे कब्जाया हुआ हो चाहे जो, वो क्यों समर्थन करेगा भाई, वो तो खुल के विरोध करेगा। आप मेरे अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हो। जैसे मंदिरों को लेकर एक बड़ी बात चलती रहती है, मंदिरों पर कई जो बड़े मंदिर होते हैं ना, उन पर सरकारी कंट्रोल होता है, और उनके जो दान पेटी में आता है या जो चढ़ावा चढ़ता है उसके लिए ट्रस्ट आदि इत्यादि की एक व्यवस्था होती है। तो मंदिर प्रशासन जो है और मंदिर को पुजारी चलाएं जैसी बहुत सारी बातें बहुत समय से होती रही हैं। बीजेपी की तरफ से एक तर्क और रखा गया है, कई हिंदू मंदिरों के नाम वो बताते हैं और उसमें बताते हैं कौन कौन मुस्लिम पदाधिकारी उस ट्रस्ट में है। तो कहते हैं कि जब ऐसी व्यवस्था वहाँ हो सकती तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा था कि कई हिंदू भी इसमें शामिल हो जाएंगे और जो है वो उसको नहीं समझ पाएंगे जैसे मुसलमान समझते हैं, जैसी बातें होती रहीं। कुल मिलाकर बहस बड़ी गहरी हो गई। इस बहस के दो पहलू हो गए। राजनीतिक पहलू तो ऐसा ही चलता रहेगा, उसमें आप मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। राजनीति के बारे में हमने पहले भी एक बार बात की थी कि राजनीतिक रूप से जो कुछ कहा जाता है उसका मकसद ये होता है कि आप अपने वोटर को मैसेजिंग कर रहे हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं तो कहते हैं चिराग पासवान, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अगर ये चारों कह दें तो ये चीज़ रुक जाएगी। ये चारों नहीं चाहते हैं। ये किसको टारगेट किया सबसे ज़्यादा? नीतीश कुमार, चिराग पासवान को। क्यों किया गया? क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। और इन्हीं दोनों को क्यों? क्योंकि उनकी जो सीटें हैं, जो खास तौर पर जिन क्षेत्रों को या उनके मतदाताओं को वो प्रभावित करते हैं, वो वहाँ पे आप चिराग पासवान का आजकल स्टैंड देखते होंगे, बड़ा दिलचस्प है, उसके भी बात करिएगा। तो चिराग पासवान भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, वो भी सियासतदान हैं, वो हैं मोदी जी के साथ, वो हैं एनडीए के साथ, लेकिन फिर भी देखिए बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उनके बयान जो है थोड़ा कई बार अलग से दिखाई देंगे, तो वो चुनावी माहौल है, उनको अपने वोट बैंक को साधना है। इधर असदुद्दीन ओवैसी तुरंत आए और उन्होंने सीधी बात कर दी इन चारों का नाम लेके, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर
कर रहे हैं। तो ये हो गए ओवैसी साहब। अब इनको सुनने वालों को देखिए जो सोशल मीडिया पर जमकर अरे ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, अरे ये तो न, दोनों को कुछ नहीं पता है। कुल मिलाकर ये है कि वक्फ संशोधन बिल सरकार तो ला ही रही है पूर्ण बहुमत में। किरण रिजिजू ने आके आज कह दिया 2 अप्रैल को संभावित भी आ ही जाएगा और आना ही है। 370 को लेकर आपने चाहे जो जितनी आज तक बहस करते रहो, आ ही गया, किया ही गया। राम मंदिर को लेकर चाहे जो होता रहो, आ ही गया, बन ही गया। ये भी जो है आ ही जाएगा और इसको एक मैसेजिंग की तरह रखा जाएगा। ये कुछ ऐसे एजेंडे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी मुखर रही है, तो वो अपने इन कामों को करेगी और इसको लेकर अलग अलग जो सोच चल रही है, मुझे लगता है कि उसको लेकर सतर्कता थोड़ा सुनने वालों को, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे वो मुस्लिम भाई हों, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप सियासत के चक्कर में मत पड़ें। ये देश एक है, देश में सरकार अगर है, सरकार कोई संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है तो उसको करने देना चाहिए। इसी को असंवैधानिक कहकर विपक्ष जो है बार बार कि वो संवैधानिक कहाँ कर रहा है, वैसा ऐसा होता नहीं है। मतलब सरकार ऐसे नहीं चलती। सरकार सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं चलती है, विपक्ष भी सरकार का उतना ही बड़ा हिस्सा होता है, इसीलिए सदन बनाए गए। हाँ, अब जनता ने अगर चुन के किसी को भेजा, ज़्यादा ताकत से भेजा, तो वो अपने बिल पास करा लेते हैं और विपक्ष जो है उसका विरोध करता है। बस ये लड़ाई जो है ये अब सड़क पर आपको देखने को मिल रही है। आपने विपक्ष की बात कही तो कांग्रेस तो लगातार आरएसएस की जो हेडक्वार्टर है उसकी ज़मीन का भी मुद्दा उठा रही है, उसको लेकर के भी बड़ा बवाल है। बड़ा ये दिलचस्प सवाल है आपका। दरअसल हुआ ये कि मैं बातचीत कर रहा था और कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं वो एकदम से शुरू से आखिर तक मुद्दा में कुछ और, मैंने कहा कैसे अहित हो गया, कैसे होगा, तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने रखे कि जो एक नैरेटिव के तौर पर रखे जा सकते हैं, क्योंकि अहित हुआ नहीं, अहित हो सकता है की आशंका, ये बहुत समझने जैसी बात। अहित कर दिया किसी का और इस ऐसा करोगे तो इससे अहित हो सकता है, अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो अब क्यों हो सकता है भाई, और क्यों ऐसी स्थितियां बनेंगी, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जब यही सब बातें रखी तो फिर मैंने देखा कि कांग्रेस प्रवक्ता एक आरएसएस के दफ्तर पर आ गए, केशव कुंज जो बनाया गया, शायद उसी के बारे में वो कह रहे हैं। वो बार बार आरएसएस की ज़मीन कह रहे थे, तो अब कहाँ की ज़मीन कहना चाह रहे थे वो जाने, वो कांग्रेस का मुद्दा है। जयराम रमेश भी इस पर काफ़ी बात कह चुके हैं कि जेपीसी की बहुत मोटा बंडल और सारी जो फाइलें हैं या जितनी भी बात हुई वो 1 दिन में 1.5 दिन में पढ़ने के लिए दे दी गई हैं, कौन पढ़ता है, जैसी बहुत सी बातें कही उन्होंने सब कोट किया। और उन्होंने ये कहा कि भाई आरएसएस अपने पत्र दिखाए, अपना रजिस्ट्रेशन लेटर दिखाए, अपनी ज़मीन के कागज़ दिखाए, उनके पास पैसा कहाँ से आया, इतने करोड़ उतने करोड़ जो है, मैं उनको कोट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो पैसा जो है वो किसी को पता नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी को 400 करोड़ 450 करोड़ 150 करोड़ कुछ भी बोलती रहती हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे। मैंने कहा भाई ठीक है, 1 बार आपकी बात सुन ली, 2 बार आपकी बात सुन ली, और उस पर बीजेपी प्रवक्ता भी थे, वो भी उनकी तरफ से कहते रहे। उनका जो तर्क था वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो संघ की तरफ से बोलने का अधिकारी नहीं हूँ और ना संघ को उतने अच्छे से जानता हूँ जितना अच्छे से वो जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई संघ जो है वो दान पर चलता है, संघ को सहयोग मिलता है, संघ ने कभी कुछ अपना बनाया नहीं तो संघ के नाम पर कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगा आपको। संघ ना ज़मीन लेता है, ना बिल्डिंग लेता है, ना किसी से पैसा लेता है, ये सब समाज के लिए होता है, ये उनका मनोभाव था। तो अब इसकी क्या व्यवस्था है वो जाने। तो एक तरह से कांग्रेस जो है इस मुद्दे को यहाँ पर लेकर आई, संघ पर हमला करने को लेकर। अगेन जो बात मैंने पहले आपको कही, जब भी आप बात करें, सोचें, समझें, तो 2 अलग अलग हिस्से कर लें। एक सत्य क्या है, मुद्दा क्या है, क्या बात, एक उसका इस्तेमाल क्या किया जा रहा है नैरेटिव के तौर पर, यानी पॉलिटिक्स, उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। वो करेंगे, वो हमेशा चलता है, हर अच्छी बुरी चीज़ पर चलता रहेगा। आप कुछ भी कर दीजिए, शिक्षा को लेकर कुछ ले आइए, आप किसी और चीज़ को, महिलाओं को लेकर ले आइए, जैसे वक्फ में महिलाओं को शामिल किया जाए, ये नहीं था। अभी एक मुद्दा उठा दिया बीजेपी ने, अभी इस पर जो है आपको कोई विपक्षी कहता कुछ नहीं दिखाई देगा, वो सब इधर उधर कन्नी काट के आ जाएंगे, अरे संघ पहले अपना पत्र दिखाए, बार बार। मतलब आप कहेंगे अरे भाई हम वो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो यही बात कहेगा। इधर बीजेपी से भी मैंने, ऐसा नहीं, लोगों को लगता है कई बार हम बोलते हैं किसी मुद्दे पर कि अरे भाई ये तो सब बीजेपी समर्थन की बात क्यों हो रही है। तो मैंने बीजेपी से खूब सवाल पूछे, लेकिन अभी मुझे जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें बीजेपी के अधिकार में जो है संवैधानिक रूप से जो सही है वो कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं जो कि अभी तक ना हुआ हो, कि कोई संशोधन ना हुए हों, और संशोधन में जो तर्क रख रहे हैं वो। अब यहाँ पर वो
बीजेपी जो है उसने अपने तर्क रखते रखते इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भैया इससे हम महिलाओं को एक हिस्सेदारी दिलवाना चाहते हैं जिससे वो अभी तक वंचित रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ सकारात्मक वो बता रहे हैं, कुछ नकारात्मक ये बता रहे हैं। तो जहाँ पर राजनीति वाला हिस्सा आता है वहाँ पर कांग्रेस के ये नैरेटिव आएंगे, इसलिए उन्होंने संघ का मुद्दा उठा दिया और संघ के कार्यालय का मुद्दा उठा दिया। मुझे लगता नहीं कि ये दोनों आपस में सीधे सीधे जुड़े हैं, लेकिन अभी ये राजनीतिक रूप से बहस चलती रहेगी। जहाँ तक आपकी शुरुआती चर्चा का विषय है, वक्फ संशोधन बिल अवश्य आएगा, इसको बीजेपी ने अपने एक सर चलते चलते एक बात और जिसको लेकर के बार बार चाहे कोई भी मुस्लिम का पक्ष, मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम पक्षधर हो, वो ये बात कहते हैं और मुसलमानों के मन में एक तरीके का भ्रम पैदा हो रहा है। तो वो भ्रम ही, वही सवाल पूछ लेता हूँ कि अब से, क्योंकि आपने 2 अप्रैल का जिक्र किया, तो क्या 38-40 घंटों बाद वक्फ खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो एक तो गुमराह नहीं करना चाहिए किसी को। ना तो वक्फ ख़त्म हो रहा है, ना वक्फ के साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो पहले नहीं होता था नहीं हो रहा है। यही तो समझा रही है बीजेपी का बार बार यही कहना है। वक्फ संशोधन बिल का मतलब है वक्फ में जो कुछ अभी तक नियम कायदे चले आते हैं वक्फ को लेकर, उसको संशोधित किया जा रहा है। उसमें कुछ नए नॉर्म्स जोड़े जा रहे हैं, जैसे कि सरकारी हस्तक्षेप उसमें हो, कि जैसे कलेक्टर जो हैं उनकी निगरानी में सारी चीज़ें हों, जैसे कि आपको इसके कागज़ बताने पड़ेंगे, जैसे कि ये बेनामी नहीं रहेगा। यानी ये वक्फ का है, इसको आप इस रजिस्ट्री से दूर रखिए, ऐसे मत करिए। ये अगर कोई कह दे तो अब वो सरकार ये कह रही है कि भाई ज़मीन का मसला है, ज़मीन का मसला है तो ज़मीन तो देखी जाएगी, नापी जाएगी, कितनी है, क्या है, कहाँ से आई है। और पहले इतनी थी और कई लोग शिकायत करते हैं कि वो कब्ज़ा लिया, कई जगह विवाद भी है, कई जगह कई किलों को, जहाँ पर पुराने किले एएसआई संरक्षित जो इमारतें हैं उन पर क्लेम कर दिया गया कई बार कि ये वक्फ की ज़मीन है। अरे बड़े दिलचस्प किस्से इस पे आए। तो सरकार यही कह रही है कि ये सब कन्फ्यूजन क्यों रखना, इसको क्लैरिटी से लाते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई सरकारी हस्तक्षेप, ये हमारे धर्म का मामला है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें वो रख रहे हैं। ये 2 चीज़ों का विवाद चल रहा है और मुझे लगता है ये विवाद तो बाद में भी बहस चलती रहेगी। इसमें मकसद ये है कि मुसलमानों को ये बताओ देखो बीजेपी सरकार तुम्हारे खिलाफ कर रही है। बीजेपी का मकसद ये है बहुसंख्यक समाज को बताओ कि देखा माहौल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो कुल मिलाकर के किरण जी जो साफ कह चुके हैं, और ये हकीकत भी है कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, और उसी कानून के अंदर ये सारी चीज़ें जो वक्फ में संशोधन है वो सरकार लेकर के आ रही है और उसको रखेगी। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।